हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर होगा। इसका सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन। एक बार हम इसके सेक्शन की लिस्ट देख लेते हैं, कौन सा सेक्शन किस चीज़ का है। तो सेक्शन 22 इज चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24 डिडक्शंस, सेक्शन 25 अमाउंट नॉट डिडक्टेबल। 24 में बताया है कि क्या क्या डिडक्ट किया जा सकता है एनुअल वैल्यू में, एंड 24 सेक्शन कौन कौन से अमाउंट नहीं डिडक्ट करने हैं। देन सेक्शन 26 इज ऑफ जॉइंट ओनरशिप एंड 27 डीम्ड ओनरशिप। तो ये 6 सेक्शंस हमको हाउस प्रॉपर्टी हेड में पढ़ने हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड वैसे बहुत इजी है। अगर आपने सैलरी कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको ये बहुत इजी वैसे भी लगने वाला है। तो देखो सेक्शन 22, सेक्शन 22 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल की जाती है एनुअल वैल्यू of house property, and income is taxable under this head if all the 3 conditions mentioned as follows are fulfilled। देखो इस हेड में इनकम टैक्सेबल तभी होगी जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी। अब ये 3 कंडीशन क्या क्या है? तो पहला, हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम होने के लिए कोई हाउस होगा। देखो फर्स्ट हेड जो हमने पढ़ा है वो है सैलरी हेड। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है तो सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल होती है। अब हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कब टैक्सेबल होगी? जब कोई हाउस होगा। इनकम शुड बी फ्रॉम द हाउस और लैंड एप्यूटेनेंट टू इट। घर से सटी हुई जो लैंड होती है, घर से अटैच जो लैंड होती है, वो उससे भी अगर कोई इनकम हो रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। सेकंड कंडीशन, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द बिल्डिंग। मैं पड़ोसियों का घर किराए पे नहीं दे सकती, मैं अपना ही घर किराए पे दे सकती हूँ। ओनर ऑफ बिल्डिंग, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ बिल्डिंग। और यहाँ पे जो ओनरशिप है वो लीगल ओनरशिप है। इसका मतलब ट्रस्टी, अगर किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी है तो देन ट्रस्टी इज द ओनर ऑफ दैट ट्रस्ट। हमको लीगल ओनरशिप लेनी है। थर्ड पॉइंट, हाउस शुड नॉट बी यूज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन। हाउस बिजनेस और प्रोफेशन के काम में नहीं आना चाहिए। अगर घर बिजनेस और प्रोफेशन से काम आएगा तो वो जो इसके बाद नेक्स्ट हेड हम पढ़ेंगे पीजीबीपी, उस हेड में टैक्सेबल होगी। तो 3 कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन, घर होना चाहिए। घर से होने वाली इनकम या घर से जो अटैच्ड लैंड है उससे जो इनकम होगी वो इस हेड में टैक्सेबल होगी। सेकंड, असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द बिल्डिंग। सेकंड पॉइंट है ओनरशिप। एंड थर्ड, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कैसे की जाएगी? तो देखो, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज असर्टेन्ड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में एनुअल वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 24। उसके बाद इस एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस लेस किए जाएंगे। सैलरी हेड आप पढ़ चुके हो, सैलरी हेड में भी डिडक्शन पड़ी होगी। सैलरी हेड में डिडक्शन कौन कौन सी थी? स्टैंडर्ड डिडक्शन और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, और थर्ड इंटरटेनमेंट अलाउंस। सैलरी हेड में ये 3 डिडक्शन मिलती है। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलेगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन
एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दोनों के अलावा हाउस प्रॉपर्टी हेड में और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ ये 2 डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास मानो ये घर है एक, आप इस घर में क्या कर सकते हो, या तो खुद रह सकते हो या फिर इस घर को, अगर घर में एक्स्ट्रा रूम्स हैं तो इस घर को किराए पे दे सकते हो। तो अगर घर में असेसी खुद रह रहा हो तो उसको बोला जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और शॉर्ट में SOP। और अगर इस घर को असेसी ने किराए पे दिया है तो उससे जो रेंटल इनकम उसको होगी, इस घर को बोला जाएगा LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी, किराए पे दी गई संपत्ति। तो देखो जो LOP होता है वो ऑलवेज टैक्सेबल, LOP इज ऑलवेज टैक्सेबल। देखो जाहिर सी बात है, जब घर को किराए पे दोगे इनकम तो सिर्फ तभी होगी, तो जब आपने घर को किराए पे दिया आपको जो इनकम हो रही है वो हमेशा टैक्सेबल। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिजनेस के काम आ रही है या रहने के काम आ रही है। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिजनेस और प्रोफेशन के काम आ रही हो तो इग्नोर करना है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इग्नोर करना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में इसका इस इनकम को लिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन के यूज में ली जा रही है तो उसको इग्नोर करना है। उसके बाद अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहने के यूज हो रही है, रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो 2 SOP, 2 घर तक तो एग्जेम्प्ट है, और अगर 2 से ज़्यादा है, 3, 4, 5, तो डीम्ड लेट आउट मान के उसे टैक्सेबल करना है। देखो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में ऑलवेज टैक्सेबल, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में चेक करो बिजनेस एंड प्रोफेशन के यूज में है या रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज हो रही है। बिजनेस एंड प्रोफेशन तो यहाँ इग्नोर करना है। रेसिडेंस में 2 SOP एग्जेम्प्ट, 2 से ज्यादा होते ही उसको डीम्ड लेट आउट, DLOP की फुल फॉर्म है डीम्ड लेट आउट, माना जा रहा है कि उस संपत्ति को किराए पे दिया गया है, और DLOP मान के उसको टैक्सेबल करना है। अब आप ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। SOP, LOP और DLOP। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में अभी हमने पढ़ा ना, 2 घर तक तो एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है कि इसकी NAV निल होती है, तो 2 घर तक जो है यहाँ पे NAV निल। 2 से ज्यादा होते ही उसको माना जाता है DLOP, और DLOP को टैक्सेबल करना है। तो देखो अब इस फॉर्मेट, हमें ये फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा फेयर रेंट से। म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना है फेयर रेंट से, जो भी दोनों में से ज्यादा हो, विच एवर इज हायर, वो वैल्यू ली जाएगी। उस हायर वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट और इन दोनों का जो ज्यादा है उसको कंपेयर करना है, जो भी दोनों में से कम होगा वो लिया जाएगा, और उस कम वैल्यू को कहा जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। देखो इस टेबल में सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, देन फेयर रेंट, हायर ऑफ A और B। A क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू, B फेयर रेंट। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको लेना है, वो यहां हमने नोट कर लिया।
उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट से, और जो दोनों में से कम होगा वो वैल्यू कहलाएगी एक्सपेक्टेड रेंट। देन एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल रेंट, और जो दोनों में से ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे शॉर्ट में GAV। देखो, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। अब GAV में से लेस किया जाएगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। पेड एंड ओनर दोनों को हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ ओनर के द्वारा एक्चुअल में पे किया हुआ म्युनिसिपल रेंट लेस करना है। अगर म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे करता है, किराएदार पे करता है, तो उसको लेस नहीं किया जाएगा। GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस लेस होंगे तो आएगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू। देन नेट एनुअल वैल्यू में से यहां तक का तो हो गया सेक्शन 23। एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 में कंप्यूट की जाएगी ना, उसके बाद डिडक्शन होगी सेक्शन 24 की, और ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब डिडक्शन कौन कौन सी है, तो फर्स्ट डिडक्शन है स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी को स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि होगी 30% ऑफ NAV, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेस करना है तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये इसका पूरा फॉर्मेट है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कंप्यूट किया जाएगा। देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में NAV नील होगा तो वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील आएगा, लेकिन SOP के केस में भी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। इसी फॉर्मेट में हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। एक बार जल्दी से ये पूरा फॉर्मेट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना फेयर रेंट से। दोनों में से ज़्यादा होगा तो वो लेंगे या कम होगा, विच एवर इज हायर लिया जाएगा। उसके बाद इस वैल्यू को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। जो दोनों में से कम होगा वो वैल्यू कहलाएगी एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल रेंट से। जो दोनों में से ज़्यादा होगी वो कहलाएगी GAV। GAV में से लेस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो आता है NAV। NAV में से डिडक्शन देनी है अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, 30% ऑफ NAV, एंड इंटरेस्ट की डिडक्शन दी जाएगी, और ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट। एक्सपेक्टेड रेंट मीन्स म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस और फेयर रेंट ऑफ हाउस विच एवर इज मोर। If standard rent of the house is also given, expected rent cannot exceed standard rent। ये जो हम टेबल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखो नेक्स्ट, if house is purchased, constructed or sold during the previous year। आपका एग्जाम का लिए असेसमेंट ईयर है 2021, तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल। तो अब हमें इस साल की इनकम कैलकुलेट करनी है। अगर घर इस साल के दौरान परचेज किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया या बेचा गया, इन तीनों केस में हाउस की ओनरशिप 12 महीने से कम होगी ना, तो जो एनुअल वैल्यू ली जाएगी वो 12 मंथ से कम ली जाएगी। देखो, इफ हाउस इज परचेज्ड, कंस्ट्रक्टेड और सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
ओनरशिप ऑफ द हाउस मे बी फॉर लेस देन 12 months, 12 months से कम होगी, then in that case expected rent will be computed for the period during which assessee was owner of the house during previous year. जितने साल असेसी ओनर होगा उतने साल का एक्सपेक्टेड रेंट ले लिया जाएगा. एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, इस एक सिचुएशन के अलावा एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 months का लेना है. और ये सिचुएशन क्या है कि घर की ओनरशिप ही अगर आपके पास नहीं है पूरे 12 महीने, तो आप एक्सपेक्टेड रेंट उस अकॉर्डिंग जितने महीने की ओनरशिप है सिर्फ उतने का लोगे. जैसे अगर घर मान लो 1 जुलाई 2019 को खरीदा, तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का लिया जाएगा? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 20 तक कितने महीने हो गए? 9 months. तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट लिया जाएगा 9 months का. एक्सपेक्टेड रेंट के बाद टेबल में एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किससे करना है? एक्चुअल रेंट से. तो अब ये एक्चुअल रेंट का टॉपिक पढ़ते हैं. देखो, कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. एडजस्टमेंट इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल रिलेटेड टू द पीरियड. देखो, जो रेंट रिसीव्ड, किराया जो मिल चुका है या मिलने वाला है, उसमें 3 एडजस्टमेंट अलाउ है. जिस वैल्यू को हम एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करेंगे, उस वैल्यू में ये जो एक्चुअल रेंट है इसमें 3 एडजस्टमेंट किए जाएंगे. एक्सपेक्टेड रेंट का एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर घर साल के दौरान परचेज किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया या सेल किया गया हो, तो सिर्फ उन महीने का किराया लेना है जिस महीने में घर असेसी के पास था. अब वैसे ही एक्चुअल रेंट के केस में 3 एडजस्टमेंट होंगे. पहला, वही ओनरशिप वाला, इफ हाउस इज परचेज्ड, कंस्ट्रक्टेड और सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. देखो, इफ हाउस परचेज्ड, कंस्ट्रक्टेड और सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ownership of the house may be for less than 12 months. Then in that case ownership 12 महीने से कम है. अगर आपने घर साल के दौरान कभी खरीदा, बनवाया या बेच दिया, तो इसका मतलब पूरे साल आपके पास वो घर नहीं रहा है. तो उस केस में रेंट लेना है जिस टाइम असेसी ओनर हो. वही सेम एग्जांपल, अगर 1 जुलाई को घर खरीदा है तो ओनरशिप कितने महीने की हुई? 9 महीने की. तो 9 महीने का एक्चुअल रेंट लिया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, इफ हाउस इज लेट आउट फॉर वन पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर अनदर पार्ट ऑफ द ईयर. सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होता है? एनुअल वैल्यू नील ली जाती है. तो देखो, सेकेंड एडजस्टमेंट, इफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय द ओनर ऑफ द हाउस. अगर घर का मालिक उसमें खुद रहने के लिए घर को खाली करवा लेता है, तो और साल के कुछ टाइम के लिए उसको किराए पे भी देता है, तो इस केस में क्या किया जाएगा? देन व्हाइल कैलकुलेटिंग रेंट रिसीवेबल फॉर द ईयर, नो रेंट इज टेकन फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच हाउस वाज ऑक्यूपाइड बाय ओनर. देखो, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि असेसी ने खुद रहने के लिए घर को खाली करवाया है. अगर ऐसा कुछ लिखा गया हो तो आपको उस महीने का किराया नहीं लेना है. एक्चुअल रेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में या तो घर जिस पीरियड में आपके पास है ही नहीं उसका किराया नहीं लेना है, या फिर वो महीने जिसमें असेसी खुद रहने के लिए घर खाली करवाता है उसका किराया नहीं लेना है. और थर्ड
थर्ड एडजस्टमेंट होगा बैड डेट्स का। बैड डेट्स मतलब अनरियलाइज्ड रेंट। हर किराएदार अच्छा नहीं होता ना जो टाइम पे किराया दे दे, कुछ किराएदार किराया देते ही नहीं है। तो उस केस में अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। देखो, व्हाइल कैलकुलेटिंग रेंट रिसीवेबल फॉर द ईयर, रेंट फॉर दोज मंथ शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर विच रेंट कुड नॉट बी रियलाइज्ड। उन महीने का किराया नहीं लिया जाएगा जो आपको मिले ही ना हो। अनरियलाइज्ड रेंट कैन बी डिडक्टेड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। ये 4 कंडीशन। इट मस्ट बी रियल टेनेंसी, जो रेंट एग्रीमेंट है वो रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने किसी को कागज पे शो कर दिया कि ये हमारे घर पे रह रहा है, ऐसा नहीं। रियल एग्रीमेंट होना चाहिए। घर खाली कराने के प्रयास किए जाने चाहिए। एफर्ट्स मस्ट बी मेड। ये नहीं कि किराएदार पैसा नहीं दे रहा और आप किराया मांग भी नहीं रहे हो। नेक्स्ट, नो अदर हाउस इज प्रोवाइडेड टू टेनेंट। आपके एक घर का किराया अगर वो किराएदार नहीं पे कर रहा है तो वही सेम किराएदार आपके दूसरे किसी घर में नहीं रहना चाहिए। सफिशिएंट एफर्ट्स आर मेड टू रिकवर रेंट। आपने एटलीस्ट आपका पैसा अगर कोई नहीं पे कर रहा है तो आपने उसकी कोशिश तो की हो कि वो पैसा रिकवर करने की। तो ये 4 कंडीशन पूरी होती है तो अनरियलाइज्ड रेंट लेस किया जा सकता है। और इस चीज़ को भी फॉर द प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर का। डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स इज नॉट अलाउड। आप इसको अच्छे से मार्क कर लेना, क्वेश्चन में ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज किया जाता है। अनरियलाइज्ड रेंट सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेस करने दिया जाएगा। इससे पहले के प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, तो वो लेस नहीं करना है। सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी डिडक्टेड। तो एक्चुअल रेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे? देखो, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट को कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो ज़्यादा हो उसको कंपेयर किया जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट से जो कम हो वो कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। इस एक्सपेक्टेड रेंट में सिर्फ एक एडजस्टमेंट अलाउ है कि अगर घर साल के दौरान परचेज किया गया हो, कंस्ट्रक्ट किया गया हो या सेल किया गया हो। इस एक्सपेक्टेड को कंपेयर किससे करना होता है? एक्चुअल से। एक्चुअल रेंट के लिए 3 एडजस्टमेंट अलाउ है। पहला, साल के दौरान परचेज किया हो, कंस्ट्रक्ट किया हो और सेल किया हो। सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस, अगर कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उन महीने का किराया नहीं लेना है। एंड थर्ड केस है अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। सिर्फ प्रीवियस ईयर का अनरियलाइज्ड रेंट लेस किया जाएगा। तो ये हो गया यहां तक का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ हाउस इज इन ओनरशिप ऑफ असेसी फॉर द होल ईयर। अगर पूरे साल के लिए घर आपके पास है तो एक्सपेक्टेड रेंट लिया जाएगा पूरे 12 महीने का। लेकिन ये 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल रेंट। इस एक्चुअल रेंट में तो अभी भी 2 एडजस्टमेंट हो सकते हैं ना। एक तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस, अगर कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड घर रहा हो तो वो उसका किराया लेस करना है। सेकेंड, अनरियलाइज्ड रेंट, अगर किसी महीने का किराया, किसी मंथ का किराया नहीं मिला है तो वो भी लेस किया जाएगा। तो 12 मंथ के एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर हो सकता है आप 8 मंथ 6 मंथ के एक्चुअल रेंट से भी करो। इसको पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंप्यूटेड फॉर द होल ईयर, whereas for rent receivable, rent for the period during which house was self-occupied and rent for the period for which rent could not be recovered will be deducted out of rent receivable
फॉर द ईयर। तो एक्सपेक्टेड रेंट को आप हो सकता है क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्चुअल रेंट से कंपेयर कर रहे हो, वो एक्चुअल रेंट और कम मंथ का भी हो सकता है। नाउ एडजस्टमेंट्स इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होगा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स अलाउ है और कुछ एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली नॉट अलाउड। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट अलाउ है? तो देखो, लैंड रेवेन्यू और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स पेड बाय टेनेंट विल बी एडेड इन रेंट रिसीव्ड। घर का मालिक है कोई और घर से रिलेटेड लैंड रेवेन्यू और बिल्डिंग टैक्स पे कर रहा है टेनेंट। इसका मतलब एक तरह से जो किराएदार है वो ओनर की लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, तो उसको रेंट रिसीव्ड में ऐड कर देना है, क्योंकि किराए के नाम पे तो ये कम पैसे ले रहा है लेकिन अपनी लायबिलिटी का पेमेंट भी किराएदार से करवा रहा है। तो उस केस में ये जो लैंड रेवेन्यू एंड बिल्डिंग टैक्स जो भी किराएदार पे कर रहा है उसको रेंट रिसीव्ड में ऐड कर दिया जाएगा। इट विल बी एडेड इन रेंट रिसीव्ड बट इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। ऐड तो कर देना है बट इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंड, इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउस पेड बाय टेनेंट विल बी एडेड इन रेंट रिसीव्ड। देखो, घर के लिए लोन लिया, इस लोन की इंस्टॉलमेंट अमाउंट किराएदार पे कर रहा है। अरे भाई, घर का मालिक तो है कोई और, घर होएगा किसी और के नाम पे और इंस्टॉलमेंट पे किया जा रहा है किराएदार के थ्रू, तो उस केस में इस इंस्टॉलमेंट को ऐड किया जाएगा रेंट रिसीव्ड में। और इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24। तो इस इंस्टॉलमेंट में से कुछ अमाउंट तो प्रिंसिपल का होगा और कुछ इंटरेस्ट का होगा, तो जो अमाउंट इंटरेस्ट का होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी किराएदार को, सॉरी किराएदार को नहीं, इसको ओनर को। इलेक्ट्रिक, वाटर एंड टेलीफोन बिल एंड अमाउंट ऑफ अदर फैसिलिटीज ऑफ टेनेंट पेड बाय हाउस ओनर विल बी डिडक्टेड इन रेंट रिसीव्ड। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और टेलीफोन बिल, ये सब सुविधाएं जो किराएदार को मिलेगी और इसका पेमेंट अगर ओनर कर रहा है तो वो डिडक्ट करनी है रेंट रिसीव्ड में। तो रेंट रिसीव्ड में आपको ऐड क्या क्या करना है? रेंट रिसीव्ड में आपको ऐड करना है अगर क्वेश्चन में कोई लैंड रेवेन्यू, लैंड बिल्डिंग टैक्स पेड किया जा रहा हो किराएदार के थ्रू। सेकेंड, आपको ऐड करनी है इंस्टॉलमेंट अमाउंट अगर किराएदार पे कर रहा है वो। और लेस क्या करना है? अगर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन या कोई और बिल जो कि हाउस ओनर पे कर रहा हो। आप ये पॉइंट अच्छे से देखना कि कौन पे कर रहा हो तब ऐड करना है, ये लेस करना है। और इसके बाद डिडक्शन मिलेगी इस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसकी। ये तो है जो एडजस्टमेंट अलाउ है। अब नो एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर फॉलोइंग पेमेंट मेड बाय टेनेंट। इन सबके कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस सिर्फ जो ओनर पे करता है उसी की डिडक्शन मिलेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, प्रिजम्पटिव इंटरेस्ट, जो अगर टेनेंट इन सब में से कुछ भी खर्चा पे कर रहा है या खर्चा उठा रहा है उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। सिर्फ आपको ये 3 एडजस्टमेंट याद करने हैं। अब नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ वेकेंसी पीरियड। अगर ये हमारा पूरा साल 1/4 से लेके 31 मार्च, इस साल के दौरान कुछ महीने, मान लो 3 महीने घर खाली रहा, तो वेकेंट रहा घर, आपको कोई इनकम उस पीरियड में नहीं हुई, तो इस वेकेंसी पीरियड का एडजस्टमेंट
किया जाएगा? देखो, वैकेंसी पीरियड का एडजस्टमेंट किया जाएगा आफ्टर कंपैरिजन, जीएवी कैलकुलेट करने के बाद। देखो, एट फर्स्ट एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीवेबल बिफोर डिडक्टिंग रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ इट। रेंट रिसीवेबल लेस करने से पहले कंपैरिजन करना है। फिर इफ हाउस रिमेन्स वैकेंट थ्रू आउट द ईयर, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, जो दोनों में से ज़्यादा हो वो वैल्यू लेनी है। ये वैल्यू लेने के बाद वैकेंसी पीरियड का एडजस्टमेंट करना है। देखो, अगर मान लो जैसे हर महीने 1000 रुपये का किराया आ रहा है और 3 महीने घर खाली रहा, तो वैकेंसी पीरियड का रेंट 3000 लेस कर देना है। उसके बाद आ जाएगी ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेस करने के बाद वाली वैल्यू को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे। इफ हाउस रिमेन्स वैकेंट थ्रू आउट द ईयर, अगर पूरे साल ही घर खाली रहा तो क्या करेंगे? तो इफ हाउस इज वैकेंट फॉर होल ऑफ द ईयर, देन GAV of such house is taken as nil, and municipal taxes as well as interest on loan for the house will be deducted out of it to compute negative income. अगर पूरे ही साल घर खाली रहा है तो उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेनी है नील। GAV में से लेस क्या किया जाता है? म्युनिसिपल टैक्सेस। तो GAV में से जितना भी म्युनिसिपल टैक्स ओनर पे कर रहा है उसको लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगी NAV नेगेटिव आ जाएगी, और इसमें से डिडक्शन दे दी जाएगी इंटरेस्ट की। अगर NAV आपकी 0 होती है या नेगेटिव होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेट एनुअल वैल्यू। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय ओनर लेस किए जाते हैं, और ये इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट विल नॉट बी डिडक्टेड। अगर किराएदार कोई म्युनिसिपल टैक्स पे करता है तो वो लेस नहीं किया जाएगा। Municipal taxes paid by house owner will be deducted whether it is of current year, previous year or paid in advance। देखो, वो पेड लिखा हुआ है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ इसी साल का। तो अब किसी भी साल का म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर इस साल पे कर रहा है ना, तो वो लेस किया जाएगा। If due to any reason municipal taxes are waived or refunded, then it will not be treated as income of any head। तो किसी भी हेड की इनकम नहीं माना जाएगा। If house property is situated outside India, then also this deduction will be available। इसके केस में डिडक्शन तब भी मिलेगी अगर हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और म्युनिसिपल टैक्स पे किया जा रहा है तो भी डिडक्शन मिलेगी। अभी तक हमने पढ़ लिया ये NAV वाला, NAV तक कंप्लीट किया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ तक से के रिलेटेड इलस्ट्रेशंस आप कंप्लीट कर लेना। एक बार मैं क्विकली अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले बेसिक ऑफ सेक्शंस 22 to 27 है हाउस प्रॉपर्टी के। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कब टैक्सेबल होगी? जब 3 कंडीशंस पूरी होगी। वो 3 कंडीशंस क्या क्या है? पहला, हाउस प्रॉपर्टी और लैंड अप्यूटेनेंट देयर टू। सेकेंड कंडीशन, ओनरशिप होनी चाहिए, लीगल ओनरशिप। एंड थर्ड, बिजनेस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की? लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 घर तक तो पहले आपको चेक करना है पर्पस, रेसिडेंस और बिजनेस एंड प्रोफेशन। इफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है तो इग्नोर, एंड रेसिडेंशियल पर्पस है तो 2 घर तक तो एग्जेम्प्ट, और उसके बाद वाले DLOP एंड टैक्सेबल।
लेट आउट ऑलवेज टैक्सेबल। इसके बाद नेक्स्ट वो म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना फेयर रेंट से, जो भी दोनों में से ज़्यादा हो उसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड से, जो उसमें कम हो वो एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट, जो दोनों में से ज़्यादा हो वो जीएवी, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो ये एनएवी। और यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा, एक्सपेक्टेड रेंट में एक्सपेक्टेड रेंट सिर्फ एक केस में 12 महीने से कम लिया जाएगा। वो एक केस क्या है, घर साल के दौरान परचेज किया गया हो, कंस्ट्रक्ट किया गया हो और सोल्ड किया गया हो। एक्चुअल रेंट तीन केसेस हैं, एक तो यही परचेज, कंस्ट्रक्टेड, सोल्ड और सेल्फ ऑक्यूपाइड, और थर्ड अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद एक एडजस्टमेंट किया जाएगा वैकेंसी पीरियड का। तो आज हमने इस वीडियो में हमने अभी तक यहाँ तक एनएवी की कैलकुलेशन तक कंप्लीट किया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिडक्शंस कौन कौन सी मिलती है, 2 डिडक्शन मिलती है और इसके आगे के जो टॉपिक है उनको करेंगे। तब तक आपको यहाँ तक के इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने हैं।